अतुल सक्सेना जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 69, अगर 3 चुनावों में हम देखें तो सबसे ज्यादा विधायक तो 2012 में चुनकर आए। ऐसे में तो यकीनन मुसलमानों की स्थिति में तेजी से बड़ा सुधार होना चाहिए था, और बार बार अपराधीकरण को लेकर भी वो टारगेट कर रहे हैं सपा को लेकर। अतुल सक्सेना जी। चित्रा जी देखिए, मैं पात्रा जी की सभी बातों का जवाब दे देता हूं। पहले अभी इन्होंने कहा कि इन्हें एक लेबर मिला। संबित पात्रा जी, मुझे भी फोन आया, जिस सीधा पैसा जो है खाते में जाता है उस पर आपको जरा स्पष्ट कर दूं। कल मेरे पास एक फोन आता है बुलंदशहर से, वो कहता है किसान सम्मान निधि, जो कि अब बहुत ही बड़ी रकम देने का काम कर रहे हैं। 2000 रुपया बहुत बड़ा होता है, साल का 24,000 रुपये हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या है वो जो आप सम्मान निधि के रूप में देने का काम कर रहे हैं, उसमें सम्मान निधि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है ना, तो 10-10 महीने वो रुकी रहती है। जब देने का काम होता है तो उसमें 20% पैसा पहले उसे देना पड़ता है डीएम ऑफिस के यहाँ। कौन मुंशी लेता है वो उसने मुझे बताया। यदि विश्वास नहीं हो, नंबर लेकर के मैं आपको दे सकता हूँ। नंबर 1, तो जितना भ्रष्टाचार भाजपा की सरकारों में है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, आज सवाल हमसे कहते हैं नफरत फैलाने वाली की पे तो की रजा की हमसे बात करते हैं। अरे जिनके मुख्यमंत्री जी जो है जिस तरीके से ठोको राजनीति की बात करते हैं, वो आज सवाल हम पे दागते हैं। अरे आप देखिए, आप कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में जब पलायन हुआ था, ये समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने लेबर को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया, उनकी दवा दारू और खाने पीने का इंतजाम किया। आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता घरों में छुपे हुए बैठे थे। अरे आप किसकी बात करते हैं? आपने कोरोना काल के डाटा में पार्लियामेंट में मोदी जी ने झूठ की स्पीच दी कि कोरोना से हमारे यहाँ एक भी मृत्यु नहीं हुई। अरे कहाँ गए वो आंकड़े? गंगा मैया में कितनी लाशें तैर रही थी, आपने वो आंकड़ा स्पष्ट नहीं करा। पात्रा जी, आप देश को जवाब नहीं देना चाहते, देश पूछता है, आप देश को भ्रमित करते हैं, नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। हाँ, इसका मैं जवाब ले लूंगी। संबित पात्रा से आपने ये सवाल पूछा है, ठीक है, लेकिन जिस सवाल को लेकर वो बोल रहे थे, एक सेकेंड अतुल जी, उसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया कि अगर बड़ी तादाद में 2012 में मुसलमान विधायक चुनकर आते हैं तो भी उनकी स्थिति में उस तरह का सुधार क्यों नहीं देखा जाता है। जल्दी से मैं श्याम सिंह यादव जी आपका रुख करते हुए आपको जोड़ना भी चाह रहे थे। स्थिति तो 2007 की भी वही है। 2007 में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। अगर मुसलमानों की आज भी स्थिति दयनीय बनी हुई है, जैसा कि मुस्लिम नेता दावा करते हैं बार बार की सारी सरकारें उनको छलने का काम करती हैं, फिर तो बीएसपी के ऊपर भी ये बातें उतनी ही तेजी से लागू होती हैं। क्या आपके समय में भी 50 से ज्यादा विधायक चुनकर आए, लेकिन उसके बावजूद सुधार हुआ नहीं उनकी जिंदगी में, जो मुस्लिम कौम है? आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या, श्याम सिंह यादव जी? चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत लग रही है। असीम बकार साहब, आपका इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप भी जिस मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, 2017 का ही आंकड़ा उठाकर देख लें, यूपी की जनता ने तो भरोसा नहीं किया था आप लोगों पर, और बार बार आप सीमांचल बिहार का राग लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी बंगाल का इलेक्शन हम सब ने देखा था 2 मई को, तो फिर उत्तर प्रदेश में कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे अपने मंसूबे को आप? बहुत बढ़िया बात संबित पात्रा जी ने बोली कि जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं। याद आया। इसी तरह से संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया आदमी है। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली भाई कमा तो मणिपुर में रहा, दिल्ली में। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब, दिल्ली में तो आम आदमी की नहीं कमा रहा, उत्तर प्रदेश में रहा। अरे भाई साहब, कहीं जा रहा था, आप पूरा इतिहास, अब वो आदमी का नाम, वो कहाँ जा रहा था, कौन सी गाड़ी नंबर में, ये सब बताऊंगा तो आधा डिबेट उसी में खत्म हो जाएगा। अब आप बात, आपको भी थाईलैंड ही आपको याद आया। थाईलैंड तो राहुल गांधी का घर है, आप क्यों थाईलैंड हो रहे हैं? आप शांति से बोलिए ना। अरे हजरत, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप नाराज हो जा रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा था। थाईलैंड को छोड़िए, आप आइए, वापस आइए। थाईलैंड फिर से याद आ गया इनको। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि अभी अमेरिका जाते हैं भारत के लोग नौकरी मांगने,
और उन्होंने सपना दिखाया था कि अमेरिका के लोग भारत में नौकरी पाने के लिए लाइन लगाएंगे। तो साहब सपने दिखा रहे हैं आप सपने बेच रहे हैं, आप हकीकत कुछ नहीं कर रहे हैं। आप रोजगार देते नहीं, आप फकीर का थैला पकड़ा देते हैं। ठीक है। आप कहते हैं बस ये 5 किलो राशन पकड़ो जाओ। अगर आपसे कोई बात करता है तरक्की की, तो आप कहते हैं ये अलकायदा ले लो, ये उसामा ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ये इमरान खान ले लो। सर चुनाव आ रहा है, चुनाव में पब्लिक के मुद्दों की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए। डिबेट में आया ना था, आप क्यों लेके आ रहे हैं? खामा खा जाते हैं, बिल्कुल खामा खा जाते हैं। जवाब है नहीं आपके पास साहब।